हाय एवरीवन, इसमें हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम एक बड़ी ही कमाल की वीडियो देखने वाले हैं। टाइटल से तो अच्छी लग रही है, और टाइटल ये है कि कहाँ से आए थे राजपूत, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ राजपूत्स। तो राजपूत या राजपूताना जो ख़ानदान है, ये बिरादरी है, इसका आप कह लें कि बहुत ज़्यादा दोनों साइडों पे ही पाई जाती है। और देखना पड़ेगा। शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और हमारी जो पहले की वीडियोस हैं उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं 3, 2, 1 एंड दोस्तों, राणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप जैसे कई राजपूत वॉरियर्स के ओ बहादुरी भाई, के किस्से बीच में से भारत के चीरा रहा है। बच्चे बच्चे ने सुने हैं। लेकिन फिर भी राजपूत इतिहास के बारे में बहुत कम ही पढ़ाया जाता है। राजपूत इतिहास कभी मुगल एम्पायर के वक्त सामने आता है तो कभी दिल्ली सल्तनत के वक्त। लेकिन राजपूतों का अपना भी एक इतिहास है दोस्तों, और उसी के बारे में हम ओके, आज चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू बने होने से पहले अगर रहिएगा, आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब है करें। तो चैनल को सब्सक्राइब हम करना सब और की बेल एक ही आइकॉन रिक्वेस्ट। दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, राजपूत कहाँ से आए थे, इसे लेकर हमेशा ही इतिहासकारों में एक बड़ी बहस रही है। कुछ लोगों ओके, का मानना है कि वो भारत में ही रहने वाले क्षत्रिय थे, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग बाहर से आए थे और बाद में उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। खैर, इस बहस का अभी कोई अंत नहीं है, लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि राजपूतों का इतिहास हम गुप्त साम्राज्य से ट्रेस कर सकते हैं। गुप्त काल को हाँ, भारत के गुप्ता इतिहास का एम्पायर हमने स्वर्णिम कवर काल किया था। माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि इस समय फिर चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो या फिर मेडिसिन, सभी फील्ड्स में भारत में तेजी से तरक्की हो रही थी। इसके साथ साथ इस समय भारत रोम और चीन जैसी शक्तियों से भी व्यापार कर रहा था। गुप्तकाल के समय ही हंस ने भारत में हमला किया था, जो कि उस वक्त सेंट्रल एशिया से लेकर चीन तक में मंगोल। कहर मचा रहे थे। इसी का परिणाम रहा कुछ वक्त के लिए नॉर्थ इंडिया का ज्यादातर इलाका एल्कन हंस के अंडर आ गया था, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को नॉर्थ ईस्ट तक धकेल दिया। और फिर वो लोग खुद भी लक्ष्मी, विष्णु और शिव जैसे भारतीय देवताओं की पूजा करने लगे। लेकिन फिर गुप्त काल के ही सही। छोटे छोटे राज्यों ने आपस में इकट्ठा होना शुरू कर दिया, और फिर यशोधर्मन नाम के राजा ने हंस को हराकर ज्यादातर इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसके 100 साल बाद भी हंस लगातार इन इलाकों पर हमला कर रहे थे। हमला करते लेकिन रहे। 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन ने फिर से भारत में एक पावरफुल और स्टेबल एम्पायर बनाया। लेकिन इसके बाद भी जंगों का सिलसिला चलता रहा। हर सदी में कई लड़ाइयाँ हुई, और ये हाँ, कोई कभी हैरानी कोई की आता बात था, नहीं कभी है कोई। कि इसी समय शतरंज का भी आविष्कार भारत में हुआ, क्योंकि हमारे चारों वाह, तरफ जंग चल रही थी। बड़ी इसके बाद इंटरेस्टिंग जब गेम धीरे होती धीरे है। सब कुछ सेटल होने लगा और लोकल लीडर्स साथ आए, तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी बनी, जो कि बड़े बड़े वॉरियर क्लैन से मिलकर बनाई गई थी। कहा जाता है कि राजपूत इस गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, और इस डायनेस्टी ने भारत के सही। पूरे नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट पर उस वक्त अपना कब्जा जमाया हुआ था। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के समय उनके कई बड़े राइवल्स थे, जहां साउथ की तरफ से राष्ट्रकूट, वहीं ईस्ट की तरफ से पाल, और नॉर्थ और वेस्ट की तरफ से कई सारे टर्किक लीडर्स भी इन पर नजर बनाए हुए थे। 10वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रकूट और प्रतिहार साम्राज्य के बीच एक भीषण युद्ध भी हुआ था, जिसमें प्रतिहारों की राजधानी पर कब्जा कर लिया गया था। उन्होंने अपनी राजधानी तो बचा ली थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आने वाले सालों में गुर्जर प्रतिहार अंपायर डायनेस्टी की छोटा होता एकता गया खत्म होगा। होने लगी, और सभी लोकल राजाओं ने धीरे धीरे खुद के राज्य को इंडिपेंडेंटली चलाना शुरू कर दिया। 10वीं शताब्दी के मध्य तक अलग अलग राजपूत क्लैंस के हाथ में भारत के अलग अलग हिस्से थे, लेकिन राजपूतों का गढ़ राजपूताना को ही माना गया, जो कि आज के राजस्थान का इलाका है। और यहीं से फिर उन्होंने गुजरात राजस्थान, और बाद में भावलपुर। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के नाम से जाना जाने वाला पूरा इलाका कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। राजपूत एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा फायदा ये था कि वो अपनी पब्लिक को काफ़ी इंडिपेंडेंस देते थे, जैसे कि वो हाँ, बिल्कुल भी इकोनॉमिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करते थे। उन्होंने जागीरदारी सिस्टम को फॉलो किया था, जिसमें एक जागीरदार को काफ़ी सारी ज़मीन दी जाती है, फिर उसी ज़मीन को वो जागीरदार बाकी किसानों को देता है, और फिर उससे जो पूरा टैक्स आता है उसका एक वो पोर्शन फिर राजा के पास जाया करता राजा था, के जिससे पास। कि मिलिट्री और डिफेंस के लिए फंड्स का इंतजाम होता था। इसके साथ साथ इस समय कोई सेंट्रल कोर्ट भी नहीं थी, बल्कि लगभग सभी कानूनी मामलों के फैसले लोकल लीडर्स लिया करते थे, जिसके कारण उस इलाके की पंचायतें। मान्यताओं का भी ख्याल रखा जाता था, और राजपूत राजाओं को जनता की तरफ से कोई विरोध नहीं झेलना पड़ता था। राजपूत औरतों का भी उनकी सोसाइटी में काफी सम्मान था। न सिर्फ उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता था, बल्कि साथ ही उन्हें शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी, ताकि युद्ध की स्थिति में अगर जरूरत और यार पड़े तो वो वो अपना थी ना बचाव रेस, कर सकें।
हमें यहाँ दोस्तों रानी दुर्गावती की कहानी भी मिलती है, जिन्होंने अपने पति की मौत के बाद हाथी पर बैठकर उनकी सेना और एक जंग के मैदान में लीड किया था। राजपूत साम्राज्य इसलिए भी अलग था दोस्तों, क्योंकि वो लोग सिर्फ जमीन या फिर दौलत के लिए नहीं, बल्कि सम्मान के लिए भी लड़ रहे थे। एक कहानी इसी से जुड़ी ये है कि जब एक राजपूत राजा ने किसी किले को घेर लिया था, तो काफी दिन इंतजार करने के बाद उन्हें समझ आया कि अब किले के अंदर का खाना और पानी खत्म होने लगा है। ऐसे में इसका फायदा उठाने की बजाय उस राजा ने किले में ये कहते खाना हुए भेजो। खाना भेज दिया कि वो किसी भूखे दुश्मन से नहीं लड़ना चाहते। इसके साथ साथ क्या बात राजपूतों है। ने उस वक्त के सिंध में बसे अरब व्यापारियों के साथ भी ट्रेड रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश की थी और भारत की तरफ से मसाले, इत्र, हीरे, मोती, कपास और सिल्क को बाहर भेजा जाता था। और दूसरी तरफ ये राजपूत क्लैंस जंग में इस्तेमाल होने वाले घोड़े भी बाहर से खरीदते थे। 11वीं शताब्दी के दौरान गैसनविद एम्पायर तेजी से फैल रहा था, जिसे मालवा के भोज ने अगली एक सदी तक भारत में फैलने से रोका। लेकिन इस वक्त तक राजपूत क्लैंस के बीच भी इतने युद्ध हो रहे थे कि ये हाँ, सब एक साथ इंटरनल संभालना बहुत कन्फ्लिक्ट से मुश्किल हो हमेशा रहा था। फिर जो है गैसनविद ना के बाद गड़बड़ गया गुरिद है। साम्राज्य ने भारत पर हमले करने शुरू किए और ये वही मोहम्मद गौरी वाला गुरिद साम्राज्य था। जब पहली बार मोहम्मद गौरी और राजपूत क्लैंस का सामना हुआ तो वो उसके खिलाफ एक होकर लड़े थे, जिस वजह से 1191 में उसे वहां से घायल होकर भागना पड़ा। लेकिन अगले ही साल जब वो 1.2 लाख की फौज, जिसमें एक बड़ी कैवलरी यूनिट भी थी, उसकी वजह से वो अगली लड़ाई जीत गए। लेकिन फिर मोहम्मद गौरी को मार दिया गया और ये एम्पायर भी टूटकर दिल्ली सल्तनत में बदल गया, जिसमें या, तुगलक से लेकर खिलजी तक कई राजा हुए। दिल्ली सल्तनत के एक ज्यादातर दूसरे को राजा मारते दोस्तों रहते मंगोल थे साले, साम्राज्य के साथ लड़ने में है ही ना। व्यस्त थे। लेकिन जब खिलजी ने फाइनली मंगोलों की समस्या को निपटा दिया, तब वो राजपूत क्लैंस पर भी हमला करने लगा और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद बाबर ने आकर दिल्ली सल्तनत को खत्म किया और भारत में नए मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। मुगल मुगल साम्राज्य और राजपूतों में ये लंबे समय सारे तक आते संघर्ष कहाँ से चलता थे? रहा। लेकिन अकबर के समय ईरान, में राजपूतों अफगानिस्तान और है। मुगलों के रिश्तों में बहुत सुधार देखा गया। ना सिर्फ अकबर को सभी ने अपना राजा मान लिया था, पर साथ ही वो मुगलों की कोर्ट्स में हायर पोजीशन अक्वायर करने लग गए। और फिर औरंगजेब के वक्त तक कई राजपूत लोग मुगलों की सेनाओं के सेनापति भी रहे। जी हाँ, लेकिन औरंगजेब की क्रूरता और महाराष्ट्र से उठते मराठा साम्राज्य के उदय को देखते हुए धीरे धीरे राजपूत उनके साथ हो गए। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया। अवध, किरची किरची हैदराबाद, हो गया। बंगाल सभी ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और दूसरी तरफ मराठों ने तेजी से भारत में अपना शासन स्टैब्लिश कर लिया। लेकिन मराठा लीडरशिप एक्सपैंड होने के साथ साथ डिसेंट्रलाइज भी होने लगी, यानी कोई एक राजा नहीं रहा और बहुत सारे अलग अलग चीफ, चाहे फिर वो होलकर हो या फिर सिंधिया, सभी ने अपने राज्य बना लिए। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, जो उस अंग्रेजों समय ने के एक उठाया डोमिनेंट पावर और बनते कब्जा जा कर रहे लिया। थे। उन्होंने इस वक्त राजपूतों को भी कन्विंस कर लिया कि वो मराठों का साथ ना दें। फिर इसी बीच 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई, जिससे ब्रिटिशर्स और भी ज्यादा मजबूत हो गए थे। ब्रिटिश इंडिया के अंदर राजपूत राजाओं ने क्वीन को सॉवरेन मान लिया था, लेकिन अपने इलाकों को वो अभी आए भी थे वहाँ पे इंडिपेंडेंटली कंट्रोल तिजारत करते करने थे। और साले इसमें से कई हुकूमत ही राजा कर ऐसे भी गए। थे दोस्तों, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में अपनी सीक्रेट डोनेशन से बहुत बड़ा योगदान किया, जिसके बारे में मनु एस पिल्लई ने अपनी किताब फॉल्स अलाइज में बहुत डिटेल में लिखा है। भारत अब आज़ाद हो गया और उसे एक करने का सवाल था, और तब 22 अलग अलग राजपूत क्लैंस ने अपने राज्यों को आपस में मर्ज किया और मॉडर्न राजस्थान का जन्म हुआ। आज भी राजपूत सही। लोग इस देश में अपना योगदान दे रहे हैं, फिर चाहे वो सेना में सर्वोच्च बलिदान देने की मांग हो या फिर भारत के कल्चर को आगे लेकर जाना हो। राजपूत आपको आज हर एक फील्ड में नजर आ जाएंगे और उनकी हिस्ट्री के कारण आज भी आप उनमें बहादुरी देखेंगे। तो हाँ, ये दोस्तों, तो ये थे है। राजपूतों का इतिहास, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से ये पूरा पावर स्ट्रगल चला। लेकिन राजपूत इतिहास के कई सारे कोने हैं जिसे हमने छोड़ दिया है, जैसे कि उस वक्त के लोग कैसे रहते थे, क्या कपड़े पहनते थे, वो अपने राज्य के बारे में क्या सोचते थे, और वहाँ का पूरा ये तो टैक्सेशन बहुत सिस्टम कैसा डीप था। हो जाएगा। ये भी उनके साम्राज्य को समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर भी अलग से एक वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट कीजिएगा, हमें भी बताइएगा, हम कोशिश करेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम बात करते हैं जी अब के राजपूताना परिवार जो है, या ये जो पूरा आप कह लें डायनेस्टी है, अभी इन्होंने बहुत सारा कुछ टच किया। लेकिन एक चीज़ है जी, भारत पे या फिर पूरे बरसगीर या सब कॉन्टिनेंट जिसको हम कहते हैं, इस पे जब जब कब्ज़ा हुआ है वो आपसी लड़ाइयों की वजह से हुआ है। देखें, गौरी हो या फिर जो है ना गजनवी हो, ये जो बाहर के जो लोग थे, मुग़ल हों, तुर्क हों, इन्होंने तभी इनको मौका मिला है जब जब जो मेन राजा होता था या महाराजा होता था उस एरिया का, उसके लोग बैक फुट पे चले जाते थे और आपस में ही लड़ पड़ते थे। तब तब जो है ना यहाँ पे अटैक हुए। अब इस जो हिस्ट्री में हम देख रहे थे कि राजपूताना जो थे
उनके अरबों के साथ सिंध में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, यानी अरब जो मर्चेंट बन के आए थे और ज़ाहिर सी बात है फिर कुछ यहीं पे रह गए, उन्होंने अपने परिवार वगैरह यहाँ पे शादियाँ वादियाँ कर ली और उसी वजह से यहाँ पे हमने देखा कि इस्लाम की प्रेजेंस होना शुरू हो गई। तो इस्लाम जंगों के नतीजे में यहाँ नहीं आया था, एक बात तो इस वीडियो से क्लैरिटी हो गई। हाँ, जंगों के नतीजे में यहाँ पे बारबरिज्म जो आया ना वो आई, बारबेरिक एक्ट हुए और इस्लाम के नाम पे पता नहीं क्या क्या हुआ, आज भी हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है और आज भी हो रहा है। और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे हैं जो अपोज करते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा जी कि हिस्ट्री बड़ी रिच है हमारी धरती की मिट्टी की। आप देखें ना, डीएनए तो सेम है, सोच बदल गई, एक लकीर खिंच गई और मैं तो कहता हूँ ये ब्रिटिश जहाँ भी जाते हैं ना, जब वहाँ से निकलते हैं तो कन्फ्लिक्ट छोड़ के आते हैं। आप देख लें, इंडिया पाकिस्तान को देख लें या फिर आप देख लें कि मिडल ईस्ट में से गए हैं तो क्या हो रहा है, अफ्रीका में जहाँ जहाँ से छोड़ा है क्या हो रहा है। तो ये तो है, इसराइल पैलेस्टाइन का कन्फ्लिक्ट यही बना के गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम जज्बाती होने के बजाय ज़रा इस चीज़ पे गौर करें कि हमारी आपसी लड़ाई क्या है, मेरा ख्याल है कोई नहीं है, तो फिर मामला ठीक हो सकते हैं। क्या ख्याल है? बहरहाल ये वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आप कह सकते हैं दरिया को कूज़े में समाना, इतना नॉलेज तो उन्होंने हमें दे ही दी है। बाकी इनका कल्चर, इनकी लैंग्वेज, इनकी रस्म व रवाज, उस पर करेंगे फिर कभी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें नई नई चीज़ें सजेस्ट कीजिएगा। सी यू गाइस।